बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बात तो तस्लीम कर ली है कि मुल्क में वाकई ही महंगाई एक मसला है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर कौम से खिताब किया है। खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई की बेकाबू सूरत हाल से लड़ने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। 120 अरब के पैकेज में 3 बुनियादी अशिया पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। आटा, घी, दालें। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा जी कि सब्सिडी का अमल 6 महीने तक जारी रहेगा। इससे मुल्क के 13 करोड़ अवाम को फायदा होगा। जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मजीद 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को बिला सूद घरों की तामीरात के लिए कर्जे भी दिए जाएंगे। इमरान खान ने खिताब में यह भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क को फलाही रियासत की जानिब एक कदम आगे बढ़ाना है। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इन ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। इनके ताउन की वजह से हम दिवालिया होने से बचे, वरना बहुत ज्यादा महंगाई होती। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब के दौरान मुल्क में महंगी होने वाली अशिया का खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ एक मवाजना करके बताया है कि कागज पर लिखे अदाद शुमार को अवाम के सामने पढ़ पढ़ कर भी सुनाया है, जिसका मकसद अवाम को यह बताना था कि पाकिस्तान में महंगाई सिर्फ 9% हुई है, जबकि आलमी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अशिया ज़रूरिया में 50% इजाफा हुआ है। जहां वज़ीर-ए-आज़म अवाम को दूसरे ममालिक में पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया की कीमतें पाकिस्तान करेंसी में बताते रहे, वहीं उन ममालिक की फीकस आमदनी और GDP बताना भूल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुर्गियों, अंडों और जानवरों के जरिए मईशत को सहारा देना भूल गए। और वो ये भी भूल गए कि जब जब वज़ीर-ए-आज़म किसी चीज पर नोटिस लेते हैं या कोई इकदाम करते हैं तो इस चीज की किल्लत पैदा हो जाती है, या वो इसकी कीमत जो है वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाती है, जैसे आटा और चीनी की कीमतों का नोटिस लेते वक्त हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज ऐलान के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी और कुकिंग ऑयल हैं वो एक बार फिर से महंगे हो गए हैं। कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर, घी जो है वो 53 रुपए फी किलो महंगा होने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी भी हो चुका है। कीमतों में इजाफे का इतलाक भी फौरी तौर पर होगा। एक तरफ रिलीफ देने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऐलानात भी किए जाते हैं जिनसे अवाम की परेशानी में इस पैकेज से कमी होनी थी, वहीं अब परेशानी में इजाफा भी जो है वो हो गया है। और वो ये था जी कि पेट्रोल प्राइस में इजाफा करना ही होगा। गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा तो बाकी अशिया में भी इजाफा होगा, जबकि अवाम की कुव्वत खरीद में कितना इजाफा हुआ है ये बात वज़ीर-ए-आज़म आज अपने खिताब में बताना ही भूल गए। मगर दो खानदानों की लूटी हुई दौलत का तस्करा करना बिल्कुल नहीं भूले वो जी। जहां वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को यह बताने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में महंगाई है मगर पाकिस्तान में उस तरह महंगाई नहीं है, वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से शिकवा भी किया। दो खानदानों की लूटी हुई दौलत वापस लाकर मुल्क की महंगाई खत्म करने की एक नई हिकमत अमली भी बताई है उन्होंने आज। चलें जी, अब इसमें तो खान साहब का कोई लेना देना नहीं है, ये तो उनसे रिक्वेस्ट ही है। अगर वो मान लें, अगर वो मान जाते हैं तो फिर शायद जो है वो पाकिस्तान की मुश्किल आसान हो जाए। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से कबल ही मुस्लिम लीग नून इस पैकेज को मुस्तरद कर चुकी है जी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज सवाए मजाक के कुछ भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि आटा, घी, दालों पर 30% रियायत से सिर्फ 6 महीने के लिए कुछ खानदानों को फायदा होगा। 3 सालों में घी 108, आटा 50 और गैस में 300% का इजाफा हुआ। तारीखी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का सामना करने वाली 20 करोड़ की आबादी के लिए 30% कम और काफी ताखीर से है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इशफाक तौला साहब, मईशत के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इशफाक साहब, सब्सिडी क्या वाहिद हल है महंगाई का? क्योंकि ये भी माना गया कि महंगाई है और फिर ये भी कहा गया कि पेट्रोल भी महंगा करना ही पड़ेगा, लेकिन जो सोल्यूशंस के हवाले से चीजें थी उनमें एक ही नजर आया कि जी ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर हम सब्सिडी दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। एक्चुअली वजीर आजम साहब जो बात कर रहे थे और जैसे आपने भी इब्तिदाई में जैसे बताया कि वो डॉलर रेट को पाकिस्तानी रेट में करेंसी में कन्वर्ट करके वो बातें करते हैं। तो ये मेरा तो कसूर नहीं है, ये ना पाकिस्तानी अवाम का कसूर है कि जो 104 रुपए का डॉलर था रुपये के हिसाब से जब इनको हुकूमत मिली और जब हुकूमत पिछली में छोड़ के गए थे 115 118 रुपए का, और अगर किसी ने आके केयर टेकर ने 125 130 कर दिया और फिर आके इन्होंने सोचे समझे बगैर इसको 174 175 तक लेके गए और अब इनको ख्याल आया कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो 165 रुपए है। तो अब वो जो कमी बेशी जो कर रहे हैं
تو اس کا بھی میرا خیال ہے تعلق ایک بہت بڑا گہرا اثر ہے مہنگائی کا، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی ہٹ پڑی ہے۔ وزیر اعظم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو شرح سود 7% تھی اس کو بڑھا کے جو 13.25% کیا گیا، تو اس کا امپیکٹ 3,000 ارب جو لون کا آیا اس کا بھی امپیکٹ بہت بڑا ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ وزیر اعظم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شروع کے 2 سالوں کے اندر جو ٹیکسز کی نیگیٹو گروتھ رہی ہے آپ کی، اور بالکل آپ زبوں حالی کا شکار ہے، ٹیکسیشن سسٹم آپ کا کولیپس ہو گیا تھا، اس کے بھی عوام کو ذمہ دار تو نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ آئے اور جب آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، وہ فیصلہ آپ کا تھا، آپ کر لیتے۔ آپ جاتے یا نہ جاتے تو اب پاکستانی عوام ذمہ دار تو نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایکچولی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی کوئی فائنینشیل ٹیم نہیں تھی۔ اسد عمر صاحب آئے، اسد عمر صاحب نے شروع میں کوشش کی، میرا خیال ہے ان سے کنٹرول نہیں ہوئے حالات، انہوں نے کافی ہیلپ لینے کی کوشش کی، اور لکی تھے کہ سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، چائنا نے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، انہوں نے کافی آپ کی ہیلپ کی اور آپ کو بیل آؤٹ کر لیا۔ جب ہم آگے بڑھے تو وہ ٹیم جب نہیں چلی اور جب آئی ایم ایف کی طرف آپ گئے تو ریمپنٹ ڈی ویلیویشن آپ نے کی، اور انٹرسٹ ریٹ میں آپ نے ایسے اضافے کر دیے کہ جہاں جو چیز ایگری نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نے کر لی۔ پاکستان کی معیشت اس روش کا اور ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جو وہ ایگری کر کے آئے تھے۔ پھر ایک اور نئی ٹیم آئی وزیر اعظم صاحب کی، اور اس میں جناب ڈاکٹر رضا باقر صاحب، عبدالحفیظ شیخ صاحب اور شبر جیدی صاحب آئے۔ اگین جو تیسرا سال آیا ان کا، دوسرا سال جس کو میں کہتا ہوں، اس میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیم بھی میرا خیال ہے فلنک ہو گئی۔ شبر جیدی صاحب چلے گئے کیونکہ انہوں نے کہا جی مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ ریکارڈ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کیا، جس طریقے سے آپ نے راتوں رات کو نکالا، اور جس طریقے سے آپ یعنی کہ اس چیزوں کو چلتے رہے اور مینجمنٹ کرتے رہے، میرا خیال ہے اگین اس میں بھی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو قرضے تھے مسلم لیگ نون کے دور میں، جب مسلم لیگ نون آئی، میں نے آرٹیکل کا لکھا ہے دا نیوز میں، اکنامک سوجورن، اگر آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ ان پچھلے 6 7 8 سالوں میں معیشت کس طرف چلتی رہی اور کیسے کیسے کام آئے۔ مگر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ مہنگائی کی آج بلا شبہ بالکل وزیر اعظم صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائزز، آئل کی پرائزز، پام آئل کی پرائزز، ویٹ کی پرائزز، شوگر کی پرائزز، کول کی پرائزز، یہ کاٹن کی پرائزز، یہ ساری پرائزز بالکل بڑی ہیں۔ مگر آن دی کنٹری ان ملکوں کی جی ڈی پیز بھی بڑی، ہماری بھی جی ڈی پی بڑی، اور ہماری جی ڈی پی بڑی ہے ریئل پروڈکشن کی وجہ سے نہیں بڑی، ہماری جی ڈی پی جو سویل ہوئی ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے ہوئی، جو ابھی بھی 4% آپ نے دکھایا جو جی ڈی پی گروتھ کا اپنا، اس کے بھی فگر ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ اس پہ بھی ایک سٹوری آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں آ چکی ہے کہ جی ایک پرانے کسی آفیسر نے ایک پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے کسی آفیسر کو کہا کہ ہمیں 4% دکھانی ہے، تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں، ضرور کوشش کرتے رہیں گے، مگر یہ کہہ دینا کہ جی بیکاز آف انٹرنیشنل میرا خیال ہے پریشر ہے یا ہاں میں یہی اشفاق تولا صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا صرف یہی جواز دینا کہ معیشت کو سنبھالنے کی کوشش جب کی تو پھر کووڈ نے ہٹ کیا اور پھر پوری دنیا میں ہی حالات اس طرح کے ہو گئے، حکومت کے حوالے سے عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر یہ مشکل تھی، صرف یہی کہنا کافی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی ٹیم ٹک کر کام نہیں کر سکی؟ اوبیسلی جب ایک ٹیم ٹک کر کام نہیں کر سکتی تو پھر حکمت عملی یا پلاننگ متاثر تو ہوتی ہے۔ عائشہ مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہوگی، آپ بھی دیکھیں مئی 2021 اور اس میں آپ دیکھیں تو ڈالر کی آپ کی پیرٹی میرا خیال ہے 152 کے قریب تھی کچھ، اور یکمشت آپ نے 174 پہ آپ لے کے گئے۔ ایک میڈیا انٹرویو میں میں نے یہ کہا تھا، بلکہ آپ ہی کے چینل پہ آپ کے فواد احمد صاحب کے ساتھ میں نے ایک شو میں بات کی تھی کہ یہ 174 پہ جائے گی، آپ آرکائیو نکال لیں۔ تو ہمیں یہ پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جا رہے ہیں ان کو یہ آپ ان کی کنڈیشن ہے کہ آپ پیرٹی کو 174 پہ کریں۔
अच्छा, पहले ये हुकूमत पे मुर्द इल्जाम रखा गया था कि जी पिछली हुकूमत ने डॉलर पंपिंग किए, रिजर्व्स कम किए। अब ये रिपोर्ट आ गई कि वही काम किया, मगर फर्क ये रहा कि पिछली हुकूमत ने जब डॉलर पंपिंग किए थे मार्केट में तो रेट को स्टेबल कर दिया था, और शुरू के 3 सालों में उन्होंने कोई रिजर्व से पंपिंग नहीं किए। तो ये मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ। देखिए, फैक्टर जो आपके महंगाई के हैं वो बिलाशुबा इंटरनेशनल प्राइसेस मार्केट में बढ़ी हैं, तो बिलाशुबा ये भी आप मान लें कि आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से वो सोने पे सुहागे का काम कर रही है। उन्होंने दो धारी तलवार का काम किया और उसकी वजह से आपकी जो मिजरीज थी वो कंपाउंड हो गई। अगर आप इसको इस तरीके से देखें और इस पैराए में देखें अगर हम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 24,000 अरब का कर्जा मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, मुस्लिम लीग नून को जब मिला था तो 14,000 अरब था। उससे पहले जब पीपल्स पार्टी को मिला था तो 6-7 हजार अरब था। तो पीपल्स पार्टी के 5 साल के दौर में 7,000 अरब का कर्जा बढ़ा या 8,000 अरब का, इनके दौर में 10,000 अरब का कर्जा बढ़ा। अभी आप देख लीजिए 38,000 बिलियन है। तो ये स्ट्रेट अवे अगर आप देख लें, अगर 3 सालों के अंदर अगर उनकी 36 भी मैं देखता हूँ जून टू जून, तो 11,000 बिलियन आपका बढ़ चुका है विदाउट डिवैल्यूएशन, और अगर डिवैल्यूएशन को लेता हूँ तो 13,000 बिलियन बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मईशत की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, देखिए हर काम का अपना एक तरीका कार होता है और उसके असरात होते हैं। हमारे मईशत को आप जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका अफराते दर बढ़ेगा, अगर आप डिवैल्यूएशन करेंगे तो आपके अफराते दर बढ़ेगा। जब अफराते दर बढ़ेगा और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपकी मईशत बिल्कुल ये जो बकौल IMF के स्टेबलाइज होगी, वो स्टेबलाइज नहीं, वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा क्विकली हम ब्रेक लेंगे जी। मीडिया को भी आज मशवरा दिया गया है कि थोड़े जो है वो बैलेंस करने की कोशिश किया करें। अब मीडिया को ये मशवरा क्यों दिया गया है और कितना बैलेंस जो है वो PTI की हुकूमत को या खान साहब को चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। आसमा शराजी साहिबा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे साथ में। वेलकम बैक जी। सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी। आज इमरान खान साहब की होने वाली तकरीर के हवाले से जिसमें पेट्रोल महंगा होने की खुशखबरी खुद आकर इस बार खान साहब ने सुनाई है। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसमा जी, अभी भी नहीं घबराना या आप थोड़ा थोड़ा घबरा लें, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा होना है और इस बार जो अहम बात है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद आकर ये नवीद सुनाई है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ये रिलीफ पैकेज जिसको कि मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, बहुत से लोगों ने तकलीफ पैकेज भी कहा है कि ये एक तो जाहिर है कि सारी आबादी को ये नहीं करेगा, जबकि पल्स का जो सर्वे आया था, आपको हाल ही में पता आपने पढ़ा होगा, वो तकरीबन 69% लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि उनका इस आमदनी में गुजारा ही नहीं होता। तो आपकी अगर 69% पॉपुलेशन जो है वो मुतमिन नहीं है, तो आप सिर्फ 2 करोड़ लोगों के लिए या 2 करोड़ खानदानों के लिए अगर आप कर भी रहे हैं, अव्वल तो उसको उस रिलीफ पैकेज को वहां तक पहुंचाना और उनको मुमकिन बनाना, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। तो फिर आप कैसे आवाम को मुतमिन करेंगे? ऊपर से आप ये देखिए कि अभी IMF का पैकेज जो है वो नहीं आया, IMF का पैकेज अभी आना है, और उस IMF के पैकेज के बाद जो है वो क्या होगा पाकिस्तान के अवाम के साथ। यानी आज आप प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, फिर इसी तरह से बिजली महंगी करनी पड़ेगी और मजीद जो है वो बिजली महंगी होगी। आपने चीनी और आटे और दाल के भाव जो हैं वो सुने हैं, तो इससे लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिलीफ पैकेज जो है वो पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पे कोई मरहम रख सकता है या किसी तरीके से भी उनको मुतमईन कर सकता है। आसमा साहब, एक और चीज़ भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही, एक नई हिकमत अमली या फिर उसको कहें कि एक नई ऑफर जो उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि 2 बड़े ख़ानदान जिन्होंने बड़ी दौलत चुराई हुई है, अगर वो अपनी आधी दौलत भी वापस कर दें तो वो मुल्क में खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो आधी कर देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या अभी भी खान साहब जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी को पनामा केसेस के पैराए में ही देख रहे हैं?
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो एक एहतसाब का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई थी, वो एहतसाब का बयानिया तो खुद ब खुद जो है वो दफन हो गया जब उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस ले आया, और अब उसके अंदर तो मजीद तरमीम की भी बात हो रही है। फिर उसके अंदर परसों एक तरमीम हुई है, फिर अभी एक और तरमीम होने जा रही है। तो आपने वो खुद को एनआरओ दे दिया कि काबीना के तमाम फैसलों को कवर कर दिया। पहले आपने उन लोगों को भी दे दिया जिनको आप समझते थे कि उन्होंने दौलत लूटी है, फिर आपको एक और तरमीम करनी पड़ी कि उनको आप रिलीफ ना दे और उनको निकाल दिया। अब आप एक और तरमीम लेके आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार जो आपने दिया उसको भी वापस लिया जाए। तो एक कंफ्यूजन है। और दूसरी बात ये कि वो बयानिया जो था हुकूमत का बयानिया कि आप चोरों को पकड़ेंगे, कितने पैसे कितनी रिकवरीज तो आपने करनी थी। आप ये कह रहे हैं कि आप दौलत वापस ले आए, ये तो आपने लोगों को वोट इस नाम के ऊपर लिया था कि आप हमें वोट दें ताकि हम लूटी हुई रकम जो है वो वतन वापस लेके आए। तो वो कहाँ है वो रकम जो वापस हुई है? आज आपको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसके अंदर ये सवाल उठाया है, जो खजाना की स्टैंडिंग कमेटी थी, जिसमें ये बताया गया कि जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसकी जानिब से एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है उनसे 28 अरब रुपए सरकारी खजाने में आने थे, वो नहीं आए। वो कहाँ गए और वो क्यों नहीं आए, ये एक अहम सवाल है। फिर आज ही ये 815 अरब रुपए जो नैब की रिकवरी थी उसके सरकारी खजाने में जमा ना होने के इंकशाफात हुए हैं, और ये भी वजारत खजाना ने स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि ये इंकशाफात हैं और हमारे पास ये पैसे नहीं आए हैं जो कि 815 अरब रुपए हैं। तो वो कहाँ गए? तोशाखाना का मामला खुद है कि वजीर आजम कहते हैं कि बाकी लोगों को जवाबदेह करें, मगर खुद वो जवाबदेह नहीं होते हैं। खुद उनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने अगर मुआहदे गिफ्ट्स लिए हैं तो वो गिफ्ट जो क्यों लिए हैं, तो ये वो गिफ्ट बताएं आवाम को कि वो गिफ्ट किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं, तो वो भी उसका भी जवाब नहीं है। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं, लेकिन आप दूसरों को अकाउंटेबल जो है वो ठहराने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से फिर जाहिर है मीडिया को भी ठहराया आज आसमा साहिबा, उन्होंने मीडिया को भी उन्होंने कहा है कि तनकीद ठीक है, आपका काम करना है, लेकिन आप बैलेंस करें जरा थोड़ा सा। तो आप आसमा साहिबा, आप तो वैसे भी अपने कॉलम्स की वजह से पीटीआई के ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ज़रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिनका हवाला दिया है खान साहब ने? आपको लगता है कि जो हुकूमती तर्जुमान है उनका तजर्बा नहीं है मीडिया को फेस करने का, या फिर हुकूमत जो है वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखती? आयशा, जो इस हुकूमत का मसला ये है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर चलते हैं और चलते रहे हैं और चलना चाहते हैं आगे भी। मसलन किसी ने भी सवाल उठाया तो ये उसके ऊपर गालम गलोच, उस पे इल्जाम लगा देंगे। मतलब अब सरकारी तर्जुमान हो या वजीर मुशीर हो, उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो मीडिया के लोग जो कि तनकीद करते हैं उनके ऊपर ये उनको जवाब देना शुरू कर दें, जैसे कि वो सियासी लीडर्स हैं, उनको आप उनके खिलाफ जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो सवाल करना, हम हर हुकूमत से सवाल करते रहे, इस हुकूमत से भी सवाल करेंगे, और सवाल का जवाब हमें चाहिए कि आप 3 साल पहले जो वादे लेके आए थे आपने किया क्या है? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो आपने एक अच्छा निज़ाम दे दिया, पाकिस्तान के अंदर करप्शन आपने खत्म करनी थी, पहले 100 दिन के अंदर तब्दीली लेके आनी थी, आपने लोगों को रोजगार देना था, आपने लोगों को घर देने थे, लेकिन क्या हुआ है? क्या अगर फिर आप जब सवाल पूछते हैं तो उसके ऊपर आपको फिर गालम गलोच मिलती है, आपको उसके ऊपर इल्जामात मिलते हैं, आपके खिलाफ वज़रा की फौज जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो मीडिया का किरदार उनको भी नजर आ रहा है। अभी तो 5% भी मीडिया ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जमाने में हम करते थे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जमाने में हम हर दूसरे दिन पब्लिक के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और हम हर पनामा हो या कोई और स्कैंडल हो, पाकिस्तान की मीडिया ने, हम सब ने खुल के जो है वो सवाल पूछे हैं और तनकीद की है हुकूमतों के ऊपर। तो अभी तो वो वक्त ही नहीं आया कि जो मीडिया है वो जो सवाल है वो सही उठाए। चंद लोग उठा रहे हैं, चंद मीडिया के लोग जो है वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। वक्त वो आएगा कि जब मीडिया जो है वो अवाम की आवाज, जो कि पूरी तरह से अभी तक नहीं बना, वो अवाम की आवाज बनेगा। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या और स्पोक्स पर्सन्स को हायर करेगी ताकि वो जवाब दें और सिर्फ गालम गलोच से जवाब दें और इल्जाम से जवाब दें? तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ नहीं है और ना ही उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये एहसास करना चाहिए, वजीर आजम को ये एहसास करना चाहिए कि लोगों ने उनको वोट अगर दिए हैं तो वो एहतसाब के नाम पे दिए हैं, वो उनको परफॉर्मेंस के लिए दिए हैं। तो परफॉर्मेंस तो वो नहीं दिखा रहे, एहतसाब भी वो नहीं कर पा रहे, तो फिर पाकिस्तान का मीडिया और क्या करे? सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहा है अभी।
صحیح ہے جی, سوال ہی تو پوچھ رہے ہیں. اور کیا کرے پاکستان کا میڈیا جس سے خان صاحب جو ہیں وہ خوش ہو جائیں. عاصمت شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا مسلم ملک ہے جس کا معاشرہ اسلامی طرز پر عمل پیرا ہے. اسلام نے تمام انسانوں کو, خواہ امیر ہوں یا غریب ہو, کالا ہو یا گورا ہو, مرد ہو یا عورت یا کوئی تیسری جنس, سب کو برابر حقوق دیے ہیں. یہ سبق شاید ہمیں ابتدائی تعلیم سے دیا جا رہا ہوتا ہے مگر عمل عمر کے آخری حصے تک بھی نہیں ہو پاتا. اور بدقسمتی سے پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق اور باب اختیار کے لیے اتنے اہمیت کے حامل ہوتے بھی نہیں ہیں. ہمارا مہذب معاشرہ انہیں عزت دینا تو دور کی بات, انہیں ڈھنگ کے نام تک پکارنے تک کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہوتا. زنانہ, چھکا, ہجڑا اور انہی جیسے دل آزاری کرنے والے الفاظ سے ان کو پکارا جاتا ہے. افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارا یہ مہذب معاشرہ خواجہ سراؤں کو سکون سے بھیک مانگنے کا حق بھی نہیں دیتا اور انہیں جبری طور پر جنسی کاروبار میں دھکیل دیا جاتا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے خواجہ سراؤں کے بھیک مانگنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کے بعد ان کی بڑی تعداد جسم فروشی کے قبیح دھندے میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے. خواجہ سراؤں کمیونٹی کے مطابق اگر حکومت نے خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات نہ اٹھائے تو خواجہ سراؤں کے معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خواجہ سراؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ان کے ڈیروں پر چھاپے مارتی ہے جبکہ سڑکوں سے پکڑے جانے والے خواجہ سراؤں کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک تک کیا جاتا ہے. لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ان کے اس کام کے لیے مجبور کرنے والا بھی یہی معاشرہ ہے جو نہ انہیں درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے دیتا ہے نہ ہی کسی ادارے میں روزگار فراہم کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر خواجہ سرا جائیں تو جائیں کہاں سے اپنے اخراجات پورے کریں, اپنا دکھ کس کو سنائیں, ان کے درد کا مداوا آخر کرے گا کون. پنجاب حکومت نے خواجہ سراؤں کی بھیک مانگنے پر تو پابندی عائد کر دی ہے لیکن کیا کوئی متبادل روزگار کا بندوبست کیا ہے جس سے یہ مظلوم لوگ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. امریکہ اور یورپ جیسے ممالک ان لوگوں کو عام شہریوں کے مقابلے میں زیادہ حقوق دیتے ہیں لیکن پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نایاب علی, ٹرانسجنڈر رائٹس ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ نایاب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. نایاب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ پابندی تو لگا دی گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ بھیک مانگنے پر پابندی لگا دی گئی, اقدام تو ٹھیک, مگر متبادل کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب بھی ہم ونریبل کمیونٹیز کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک برائی روکنے کے لیے جو کہ بھیک مانگنا پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے, اس کو روکنے کے لیے ہمیں آلٹرنیٹیو یا کوئی ہم دوسرا موقع دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت نے جب پابندی لگائی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا واحد جو ذریعہ روزگار ہے وہ صرف اور صرف بھیک مانگنا ہے. تو جب اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تو بہت سے ایسے کبھی جو ہے وہ پیشے ہیں جس کی طرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو رجوع کرنا پڑا. یہ صرف بھیک مانگنا, اس سے پہلے اگر میں آپ کو بات بتاتی چلوں, جو دفعہ 44 لگی, ساؤنڈ سسٹم ریگولیٹری ایکٹ آیا تو خواجہ سرا کمیونٹی کا میلوں کے اوپر اور شادی بیاہ کے فنکشن کے اوپر ناچ کر اپنا روزگار کمانا یہ ذریعہ روزگار تھا. جب اس کے اوپر پابندی لگی تو خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ بھیک مانگنے کی طرف آ گئی. اب خواجہ سرا کمیونٹی کی بھیک مانگنے پر بھی پابندی لگی تو اب تیسرا ایک واحدی آپشن بچتا ہے جس کی طرف ہماری خواجہ سرا کمیونٹی چلی گئی ہے. میں اس کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کا یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ نہ ہمارے پاس روزگار ہے, نہ ہمارے پاس نوکریاں ہیں, نہ ہمیں قرضے دیے جا رہے ہیں. کوئی بھی اس طرح کی گورنمنٹ کی پالیسی جو کہ آپ کو ایک میں کہوں گی کہ کاغذوں میں یا سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت اچھی لگتی ہے اور بات کرنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے. hey we have a very progressive law جو کہ نو ڈاؤٹ ہمارے پاس بہت دنیا کی بیسٹ لیجسلیشن موجود ہے ٹرانسجنڈر رائٹس کے اوپر, لیکن دوسری طرف گراس روٹ لیول کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں these are totally different. تو اس پھر امپلیمنٹیشن اس لاء کے اوپر نہیں ہو رہی تو یہ دوہرا معیار ہے کہ آپ جو ہے وہ 9/10 جو کہ بھیکاری ایکٹ ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر رہے ہیں لیکن ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن کوٹے کی بات ہو رہی ہے نایاب. وہ تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوٹا مختص کیا ہوا ہے, تو یہ کس لیول کے اوپر یہ نوکریاں دے رہے ہیں؟
देखें आयशा, जो है वो किसी भी लेवल के ऊपर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोटा मुख्तस नहीं किया गया, और जो एक वाहिद लेजिस्लेशन मौजूद है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इतने % कोटा दिया जाएगा। सेकेंडली जो अभी उसके रूल्स बने हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन रूल्स 2020, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि हर इदारा एक ख्वाजा सरा को नौकरी देगा। तो हमारे पास जो है वो कितने इदारे हैं, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि पंजाब की हुकूमत का एक इदारा है, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वो कहता है कि 1.5 लाख से ज्यादा ख्वाजा सरा पंजाब के अंदर मौजूद हैं। तो अगर गवर्नमेंट के 100 इदारे, लेट्स सपोज अगर 100 लोगों को एम्पावर कर देंगे, तो बाकी जो 1.5 लाख ट्रांसजेंडर कहाँ पे जाएंगे? तो कोई कोटा मौजूद नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर, कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया। नायाब अली हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। ट्रांसजेंडर राइट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही कि किसी किस्म का कोई कोटा नहीं है। अगर एक इदारे के अंदर एक ख्वाजा सरा को नौकरी देने की बात होती है तो ये बहुत ही कम है, यानी उनके मुँह में ज़ीरे के बराबर किसी सूरत हाल है, तो उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।